अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आप लोग फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी की क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तमाम स्टूडेंट्स जो कि ज्वाइन कर चुके हैं या जिन्होंने भी ज्वाइन करना है या बाद में जाके लेक्चर सुनेंगे, तमाम को वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स सुनने वाले खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी पार्ट 1 से, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था लिपिड्स का। चैप्टर 2 के अंदर लिपिड का जो टॉपिक है, मॉलिक्यूल्स की सेकंड इम्पॉर्टेंट क्लास है। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल से डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा। उसके बाद हमने लिपिड्स को शुरू किया था। कल मैंने आपको लिपिड्स की क्लासेस याद करवाई थी, जिनमें मेन जो क्लासेस थी वो एसाइल ग्लिसरॉल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स थी। इनको आज हमने डिटेल से डिस्कस करना शुरू करना है। आज इंशाल्लाह हम एसाइल ग्लिसरॉल्स को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे और इसका जो फॉर्मेशन का मेथड है वो भी डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है इसमें वो भी देखेंगे। किस तरह से एसाइल ग्लिसरॉल्स बनते हैं, सबसे मशहूर एसाइल ग्लिसरॉल्स कौन सा होता है और इसको कैसे बनाया जा सकता है। लास्ट लेक्चर के हवाले से अगर आपने बच्चों की बात पूछनी है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लास्ट लेक्चर के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो उसको दूर कर सकूं। फिर मैं अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करूंगा। हाँ जी बच्चों, चलें जी। मैंने आपको इनबॉक्स में टेक्स्ट किया था, रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है जी। मैं जब मैसेजेस पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसाइल ग्लिसरॉल्स ये लिपिड्स की पहली क्लास है। बेसिकली एसाइल ग्लिसरॉल लिपिड्स ही हैं, यानी आज हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे ना वो सारी लिपिड्स के बारे में होगी। सो लिपिड्स की पहली टाइप है एसाइल ग्लिसरॉल। इसको समझने के लिए आपके पास पहला वर्ड एसाइल है। एसाइल का मतलब बच्चों एसिड होता है, एसिडिक ग्रुप। एसाइल मीन एसिड, एसाइल एसिड के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड। और ग्लिसरॉल जो है ये एक अल्कोहल है, 3 कार्बन वाली अल्कोहल है। तो एसाइल ग्लिसरॉल तब बनते हैं जब एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है, और जब भी एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है तो नतीजे में ईस्टर बनता है, और इस ईस्टर को एसाइल ग्लिसरॉल का नाम देते हैं, और प्रोसेस को स्टेरिफिकेशन का नाम देते हैं, और बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। जो बनेगा तो आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। इसकी मिसाल है, इसको समझने के लिए एक मिसाल से हम देखते हैं। ये हमारे पास एक CH3 या ये हमारे पास C2H5OH है। आपको पता ना ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है। इसका मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ एसिड के साथ, CH3COOH। ये कौन है जी? एसिटिक एसिड। ये आपको जनरल रिएक्शन समझा रहा हूँ कि एसाइल ग्लिसरॉल बनाने में जनरल रिएक्शन जो है वो एसिड का अल्कोहल के साथ है। इसमें आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर वाटर बना देंगे। जब ये वाटर बना देंगे तो पीछे जो आपके पास चीज़ बचेगी उसको आप मिला देंगे, C2H5OCOCH3। यानी आपने ये वाला पार्ट उठा के इसके साथ लगा दिया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। दिस इज द ईस्टर। और अगर इस ईस्टर को हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे तो इसी मैकेनिज्म के ज़रिए एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। सो आपके पास इस इक्वेशन की हेडिंग बनेगी प्रिंसिपल। The principle used in the formation of acyl glycerol is the ester formation. So ester बनाना सीख लिया, समझो एसाइल ग्लिसरॉल बनाना आ गया। अब हर बार अल्कोहल ये नहीं होगा, अल्कोहल भी बदलेगा, एसिड भी बदलेगा, आपका एसाइल ग्लिसरॉल भी बदल जाएगा। लेकिन एसाइल ग्लिसरॉल बनाने का जो असूल है
वो ये है, ये मैंने अभी इसाइल ग्लिसरॉल नहीं बनाया, ये मैंने आपको बच्चों इसाइल ग्लिसरॉल बनाने का असूल समझाया है। तो तमाम स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे ईस्टर फॉर्मेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे बच्चों, ईस्टर फॉर्मेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसिस ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल। यानी एसाइल ग्लिसरॉल बनाने के लिए जो प्रिंसिपल लगता है, जो असूल लगता है, उस असूल को, उस प्रिंसिपल को, उस बेसिक रूल को ईस्टर फॉर्मेशन कहते हैं, जिसकी मैंने जनरल इक्वेशन आपके सामने लिखी है कि एक अल्कोहल लिए एम ई, एक एसिड लिए एम ई, एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन जब भी होता है तो बच्चों ईस्टर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और एसाइल ग्लिसरॉल के बनाने में भी जो रूल, जो मरकजी रूल है, जो असूल है, वो असूल ईस्टर फॉर्मेशन का ही है। मीन आप एसाइल ग्लिसरॉल तभी बना सकते हैं जब आप अल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ करवाएं। अल्कोहल और एसिड बदलते रहेंगे, वो हम देख लेंगे, लेकिन मेन प्रिंसिपल, मेन रूल यही है। रूल की जनरल इक्वेशन मैंने आपको समझा। जब तक जनरल इक्वेशन नहीं ना आती बच्चों, तब तक जो है वो असल चीज समझ नहीं आएगी। सो मेन असूल समझा दिया। अब आते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। अभी मैंने सिर्फ ईस्टर बना के दिखाया है, असूल समझाया। असूल ये है, इसी असूल के मुताबिक एसाइल ग्लिसरॉल बनाएंगे। एसाइल ग्लिसरॉल्स को हम जब समझते हैं तो इसकी सबसे मशहूर एग्जाम्पल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। सबसे मशहूर जो एग्जाम्पल है, सबसे मशहूर एसाइल ग्लिसरॉल की एग्जाम्पल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। इसको हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं और न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। बॉडी की जो फैट होती है, जो लोग मोटे मोटे होते हैं, फैट होते हैं, उनकी जो चर्बी होती है, उन चर्बी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो लिपिड होते हैं वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, जिनको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। देखे ना, जो मोटे मोटे लोग होते हैं, मोटे मोटे जो लोग होते हैं ना, उनकी चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी बहुत मोटी होती है। तो वो जो मोटी बॉडी होती है ना उनकी, वो जो बॉडी की फैट होती है, उस बॉडी की फैट में सबसे मशहूर लिपिड कौन से होते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को ट्राइग्लिसराइड का नाम भी देते हैं आल्सो, और आल्सो नोन एज न्यूट्रल लिपिड। ये मैंने मिसाल दी है आपको, एसाइल ग्लिसरॉल की मिसाल है। द एग्जाम्पल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस सीखते हैं। सिंथेसिस सीखने के लिए आप लोगों का ध्यान, फोकस टोटली इधर होना चाहिए। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ, गड़बड़ हुआ तो मसला खराब हो जाएगा। तो बच्चों, एसाइल ग्लिसरॉल बनाने के लिए आपके पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कि अल्कोहल है, और 3 एसिड होने चाहिए। एसिड होंगे, मैंने कल बताया था, जो एसिड लिपिड्स में होते हैं उनको फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। तो पहले मैं आपके सामने एक मॉडल डब्बा डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक डब्बा डायग्राम है, डब्बा डायग्राम से बहुत अच्छी समझ आती है। यहाँ पे आपको मैंने बताया ये ग्लिसरॉल है बच्चों, ये कौन है? दिस इज द ग्लिसरॉल। एक डब्बा ग्लिसरॉल का बनाया, इसके एक कॉर्नर पे फैटी एसिड नंबर 1 लगेगा, फैटी एसिड नंबर 1। दूसरी कार्बन पे फैटी एसिड नंबर 2 लगेगा। ये डब्बा डायग्राम बना लें, कभी नहीं भूलेंगे आप एसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस को। और तीसरी कार्बन के ऊपर बच्चों लगाओ आप फैटी एसिड नंबर 3, फैटी एसिड नंबर 3। तो ये आपके सामने क्या लगा? फैटी एसिड नंबर 3। ये दरमियान वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लो ताकि ये परेशान ना हो।
और ये हमने इसको थोड़ा सा सीधा करके बनाने की कोशिश की और कामयाब हो गए। फैटी एसिड नंबर 2। सो ये डब्बा डायग्राम आप बना लें। जब आप डब्बा डायग्राम बना लेंगे तो आपको आसानी से ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड लगे हुए नजर आ जाएंगे। दिस इज द डब्बा डायग्राम ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। क्या आपको पता है ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है? कैसे पता चला? ट्राई एसाइल 3 एसिड, 1 एसिड, 2 एसिड, 3 एसिड, ट्राई एसाइल कन्फर्म। और ऊपर से रहा ग्लिसरॉल, ये मॉलिक्यूल जो है ना वो ग्लिसरॉल का है। ठीक है, चलें जी। अब मैं आपको इसकी रियल सिंथेसिस समझाता हूं। रियल सिंथेसिस समझाने के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल 3 कार्बन वाला अल्कोहल है। 3 कार्बन वाला अल्कोहल, आपको पहले 3 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना पड़ेगा। और इसको थोड़ा सा आगे बना लें ताकि हमारे पास जगह भी हो। ठीक है, इसके राइट पे लगा लें या लेफ्ट पे लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां से बुक की तरह शुरू कर। 3 कार्बन वाली अल्कोहल है, इसकी तीनों कार्बन्स के साथ एक एक अदद हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ। 3 कार्बन वाली अल्कोहल के तीनों कार्बन्स पे एक एक बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दो। अब आपके पास तैयार है अंकल ग्लिसरॉल। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया अंकल ग्लिसरॉल का। हर कार्बन के सामने एक एक फैटी एसिड लगाओ। फैटी एसिड का फार्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये पहला एसिड है। फैटी एसिड नंबर 2 लगाओ कार्बन नंबर 2 के सामने। कार्बन नंबर 2 के सामने फैटी एसिड नंबर 2, कार्बन नंबर 3 के सामने फैटी एसिड नंबर 3। सो कार्बन 1 के सामने फैटी एसिड नंबर 1, इसको 1 कह लें सिर्फ समझने के लिए, इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें। सिर्फ निशानियां लगाई हैं, आप अपनी मर्जी से भी निशानी लगा सकते हैं। कार्बन 1 के सामने पहला फैटी एसिड, कार्बन 2 के सामने दूसरा फैटी एसिड, कार्बन 3 के सामने तीसरा फैटी एसिड। अब मैं इनको जोड़ने लगा हूं। आपके सामने देखें, एक H और एक OH तीनों कार्बन से उतरेंगे। एक OH एक H, एक OH और एक H, एक OH और एक H। जब ये तीनों निकल जाएंगे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन हो जाएगी 3 वाटर मॉलिक्यूल की। 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, निकाल दें जी। 3 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए, पीछे क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से दोनों कार्बन्स को जोड़ दें। ये बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड कहलाएगा। इन दोनों कार्बन्स के दरमियान भी ईस्टर बॉन्ड बनाएं, ईस्टर बॉन्ड बनाएं। फिर यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, एलिमिनेट कर दें, रिमूव कर दें। ऑक्सीजन बची, इस ऑक्सीजन की मदद से दोनों कार्बन्स को मिला दें। ये भी ईस्टर बॉन्ड है। सो ईस्टर फॉर्मेशन के अंदर जो बॉन्ड इस्तेमाल होता है उस बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ईस्टर बॉन्ड है। ये आपके पास तैयार है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। देखो 3 फैटी एसिड है और 1 ग्लिसरॉल है, इनको जोड़ दिया तो क्या बना? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ये आपको एरो के आगे लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि जगह कम है तो मैंने आपको उसी के ऊपर समझाया ताकि आपको बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना समझ आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इसको अच्छी तरह समझ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें और साथ में चाय भी पिए। 3 पानी निकाल दिए, आपने भी 3 पानी निकालने हैं जल्दी से। क्यों बच्चों, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल? क्लियर? एंजाइम देखें, इस काम के अंदर एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, उनकी डिटेल नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन एंजाइम ही करवाते हैं। एंजाइम्स चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर है?
चलें जी, वेरी गुड। अब आप लोगों को ध्यान से ये पता चलेगा। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें ताकि हम आगे चलें। यहाँ पे एक चीज ये है कि हमने ये नहीं डिस्कस किया कि फैटी एसिड कौन सा लगाया। देखो मैंने आर लिखा हुआ है ना, आर का मतलब तो ये है कि ये कौन सा फैटी एसिड है, यू डोंट नो। सो फैटी एसिड्स को डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फैटी एसिड्स का नाम नहीं लिखा, हमने आर लगाया। मीन कोई भी फैटी एसिड हो सकता है। तो फैटी एसिड्स को डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन कौन से फैटी एसिड्स एसाइल ग्लिसरॉल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि बच्चों फैटी एसिड्स कौन कौन से होंगे। सो तमाम बच्चे कमेंट्स करेंगे। फैटी एसिड्स की डिटेल्स का पता होना जरूरी है, यही लिख दो। फैटी एसिड्स की डिटेल्स का पता होना जरूरी है। सो हम फैटी एसिड्स को डिटेल से पढ़ रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स लिखें फैटी एसिड्स, क्योंकि हमने नॉमिनेट नहीं किए, आर लगा दिया, जनरल आर अल्काइल ग्रुप। सो हमें नहीं पता फैटी एसिड कौन से हैं। सो फैटी एसिड्स की डिटेल लिखें, फैटी एसिड की डिटेल का पता होना जरूरी है। फैटी एसिड्स की डिटेल का पता होना जरूरी है। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ फैटी एसिड्स। हमने तो आर ग्रुप के साथ फैटी एसिड्स को मगरों ला दिया, पंजाबी में कहते हैं ना मगरों ला दिया, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि फैटी एसिड्स कौन से हैं। ठीक है जी, तो फैटी एसिड बच्चों यूज हो सकते हैं जिनमें कार्बन की तादाद 2 से लेके कार्बन की तादाद 30 तक हो, और इवन नंबर वाले फैटी एसिड्स होने चाहिए। यानी कार्बन 2 वाला फैटी एसिड हो, कार्बन 4 वाला, कार्बन 6 वाला, 8 कार्बन वाला, 10 कार्बन वाला, इसी तरह 30 वाला, 28 वाला, 26 वाला फैटी एसिड हो सकता है एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर। ऑड नंबर वाली कार्बन्स के फैटी एसिड जो है वो नहीं होते, प्रेजेंट ही नहीं होते। और याद रखें फैटी एसिड जो है 2 तरह के होते हैं, आप लोगों ने पढ़े थे बचपन में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें बॉन्ड नहीं होता, नो डबल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड के अंदर तकरीबन अप टू 6 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। अप टू 6 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। सो मैं आपको शुरू से फैटी एसिड्स बनाना सिखाता हूं कि फैटी एसिड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। फैटी एसिड क्योंकि एसिड है तो इसके एंड पे एसिडिक ग्रुप का होना लाजमी है। सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड एसिटिक एसिड है, CH3COOH। कार्बन की नंबरिंग करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप लगता है COOH लगता है, उस कार्बन को कार्बन 1 करार देंगे और उसके साथ कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। ये सबसे सिंपलेस्ट एसिड है, इसका नाम एसिटिक एसिड है। 3 वाला नहीं होगा, फिर 4 वाला होगा। 4 वाला ड्रॉ करें, कार्बन 1, कार्बन 2, CH2 और एंड वाले पे CH3 होगा। ये चेन ही इस तरह होती है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। 4 कार्बन वाला जो फैटी एसिड होता है उसका नाम ब्यूटायरिक एसिड होता है। इसी तरह आपकी बुक में 16 कार्बन वाला और 18 कार्बन वाला भी फैटी एसिड बना हुआ है। COOH कार्बन 1, CH2 ये कार्बन 2 है, और ये मैं डॉटेड लाइंस लगा रहा हूँ जल्दी ख़त्म करने के लिए। 16 कार्बन वाला जो एसिड है इसका नाम बच्चों पाल्मेटिक एसिड है। इसकी चेन काफ़ी लंबी है, इसकी चेन ब्यूटारिक एसिड से काफ़ी लंबी है। सो ये 3 फैटी एसिड्स, तीनों के तीनों फैटी एसिड्स जो हैं आप लोग लिखेंगे सैचुरेटेड हैं। तीनों के तीनों क्या हैं, क्योंकि इन तीनों में कोई आपको डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा। एक डबल बॉन्ड वाला भी बना लेते हैं। 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है,
कार्बन 1, कार्बन 2, मैं जल्दी जल्दी पूरा ड्रॉ नहीं करता, कार्बन 18, कार्बन 18, लेकिन इसके बीच में मैं शो कर रहा हूं कार्बन नंबर 10 और कार्बन नंबर 9 के दरमियान डबल बॉन्ड है। कार्बन 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। यहाँ पे CH2 की जगह फिर CH आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन की जगह डबल बॉन्ड आ गया। ये नोट कर लें, ये आपकी डबल बॉन्ड की इंडिकेशन है, बुक पे ही निशान लगा लें। इसका नाम ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड है। और ओलिक एसिड बच्चों आप लिखेंगे बुक पे, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मिसाल है क्योंकि इसके कार्बन 9, इसको ज़रा मैं बड़ा करके लिखता हूँ, कार्बन 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। सो हाईलाइट कर रहा हूँ, बुक पे हाईलाइट कर लें। इस डबल बॉन्ड की वजह से ये वाला जो फैटी एसिड है जिसका नाम ओलिक एसिड है आपके सामने, ये अनसैचुरेटेड बन जाता है। और कार्बन की नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से शुरू करनी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से शुरू करनी है। तो तमाम बच्चों लिख लिया? हाँ जी बच्चों, लिख लिया सबने? पहले जो 3 फैटी एसिड्स हैं इनके साथ आपने सैचुरेटेड का लफ्ज़ लिखना है, तीनों में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ओलिक एसिड का फार्मूला देखें, स्ट्रक्चर देखें तो आपको कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। सो इसका नाम बुक पे लिखें अनसैचुरेटेड, जल्दी से लिखें अनसैचुरेटेड, जल्दी से लिख के बताएं, लिख लिया कि नहीं? टाइम बहुत कम है, जल्दी से कमेंट कर दें। क्या लिख लिया? पहले वाले तीनों सैचुरेटेड है और आखिरी वाला जो है वो अनसैचुरेटेड है। वेरी गुड बच्चों, लिख लिया। अच्छा, इसको लिखने का मैं एक डिटेल मेथड भी समझा देता हूं किस तरह फार्मूला बनता है। जो भी एसिड होते हैं ना बच्चों, उनका फंक्शनल ग्रुप COOH ही होता है। COOH किस तरह से लिखते हैं हम? इस तरह से लिखते हैं, अगर खोल के लिखें, ये COOH है, इसके साथ कार्बन अगर 2 है, ये देखें CH3COOH, ये मैंने खोल के एसिटिक एसिड लिख दिया। इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप ब्यूटारिक एसिड लिखना चाहते हैं तो आपको 4 कार्बन वाली चेन ड्रॉ करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 वाली चेन ड्रॉ हो गई। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 4 कार्बन है, सबके साथ हाइड्रोजन लगा के भी करेंगे तो आखिरी वाले कार्बन को CH3 कहेंगे, दरमियान वाले सारे कार्बन ऑटोमेटिकली CH2 हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखें, CH2, ये भी CH2, और एंड वाला हमेशा CH3 होता है। अगर आप चेन को खोलेंगे ना तो आखिर वाले कार्बन की वैलेंसी तीनों तरफ हाइड्रोजन लग के पूरी होती है। अगर आप कहीं पे डबल बॉन्ड बना दें, यहीं पे डबल बॉन्ड बना दें तो दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो फिर CH हो जाएगा जहां पे डबल बॉन्ड है। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का मतलब ही यही है, ठीक है? सैचुरेशन मीन हाइड्रोजन लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। लिख लो, तो मैं 2 ट्रिक्स लिखवा रहा हूं, भूलेंगे आप। लिखो सैचुरेटेड का मतलब, लिखो सैचुरेटेड का मतलब, लिखो नो गुंजाइश, नो गुंजाइश। उर्दू में लिख लो, मैंने भी उर्दू में लिख लिया, नो गुंजाइश ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या मतलब? अगर मैं एसिटिक एसिड बनाऊं COOH, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है। क्या आपको लगता है कहीं पर मैं हाइड्रोजन लगा सकता हूं? सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं लग सकते। हाँ, ऑक्सीजन के तो बॉन्ड ही 2 होते हैं, सो उसको छोड़ दें। बाकी इसके भी यहाँ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं है नया हाइड्रोजन लगाने की। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल इन 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है, इधर भी चेन बहुत बड़ी है, ठीक है? मैं पूरी चेन ड्रॉ नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूं कि गुंजाइश का मतलब क्या है। इधर भी चेन जो है ना वो बहुत बड़ी है,
अब चेक करें डबल बॉन्ड के अंदर गुंजाइश कैसे क्रिएट होती है। ये अनसैचुरेट है ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। इसका ये वाला डबल बॉन्ड तोड़कर मजीद हाइड्रोजन लगाए जा सकते हैं। सो जब डबल बॉन्ड मौजूद हो उसको अनसैचुरेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन लगने की गुंजाइश होती है। इस डबल बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे ही सिंगल बॉन्ड हो, पहले से ही सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो मजीद हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, जगह ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड है तो और मजीद कहां हाइड्रोजन घुसाएंगे। तो डबल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन घुसाया जा सकता है, बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन लगा दें। इसलिए ये ट्रिक लिख लें कि सैचुरेशन का असली मतलब क्या है। हाइड्रोजन लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सैचुरेट मीन खत्म, गुंजाइश खत्म, पुर, फुल, ऑक्युपाइड। सो ये बात नोट कर लें। जब भी डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड तोड़कर गुंजाइश बनाई जा सकती है, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो कोई गुंजाइश नहीं होती। सो ये गुंजाइश की बेस पर सैचुरेट और अनसैचुरेट का लफ्ज लिखते हैं। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनकी सॉल्युबिलिटी, जो कि कार्बन नंबर के बढ़ाने से बढ़ती है। जितनी कार्बन चेन बड़ी होगी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर? पानी के अंदर नहीं। फैट्स पानी में हल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो मिसाल है 4 कार्बन वाला ब्यूटेरिक एसिड, 4 कार्बन वाला ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट आपकी बुक में मेंशन है -8 है, -8 डिग्री है। और 16 कार्बन वाले एसिड का जिसका नाम पाल्मेटिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री है। तो कितनी बड़ी चेन है पाल्मेटिक एसिड की? 16 कार्बन वाली चेन है। कार्बन चेन बढ़ी तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट कितना बढ़ गया। इसी तरह सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये केमिस्ट्री की बड़ी डिटेल बात है, लेकिन आपको ये चीजें एमसीक्यूज में याद होनी चाहिए। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है बच्चों? तमाम बच्चे कमेंट करें। चेन लंबी होने से, कार्बन चेन लंबी होने से। जल्दी करें। नो सर 15 है पाल्मेटिक के बेटे, 16 है, 16 ही है। चलें जी, तमाम स्टूडेंट्स कमेंट करें। मेरा सवाल है सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट कब बढ़ती है? तो लिखें कार्बन चेन लंबी होने से बढ़ती है। जितनी कार्बन चेन फैटी एसिड की लंबी होगी उतनी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जल्दी से लिखें, जल्दी से। कार्बन चेन लंबी होने से, कार्बन चेन लंबी होने से। जिनकी बुक में 15 कार्बन लिखे हुए हैं वो ठीक करके 16 कर लें। ठीक है जी, जिनकी बुक में 15 कार्बन लिखे हैं पाल्मेटिक के वो 16 कर लें। 16 ही होते हैं, बेशक आप चेक कर सकते हैं। तो कार्बन चेन लंबी होगी। मिसाल भी लिखी हुई है, -8 4 कार्बन वाले एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है और 63 कितना ज्यादा है। माइनस वाले वो लाएं और वो वाले मजीद 63 ऐड करें तो 16 कार्बन भी तो ज्यादा है ना, चेन भी तो इतनी लंबी है। तो चेन बढ़ती चली जाएगी और ये चीजें भी बढ़ती चली जाएंगी। अब याद रखें, जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं उनको आमतौर पर फैट्स कहते हैं, और फैट्स आमतौर पर एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिसकी सबसे प्यारी मिसाल चर्बी है। चर्बी लिख लें। फैट्स का मतलब क्या होता है? चर्बी है। लिपिड्स की एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैट्स है। और जिन लिपिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड ज्यादा पाए जाते हैं उनको ऑयल्स कहते हैं। ऑयल्स आमतौर पर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम तेल भी कहते हैं। कोकोनट तेल, मस्टर्ड तेल, उसके अलावा और बहुत सारे तेल होते हैं। ओलिव तेल, ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये जो ऑयल होते हैं
जिनको हम घरों में आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये आम पर प्लांट्स की सोर्सेज से हमें मिलते हैं आमतौर पर, और फैट्स आमतौर पर एनिमल्स की सोर्स में हमें नज़र आती है। चर्बी है ना, तो आमतौर पर जानवरों में पाई जाती है। और जिन लिपिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड ज़्यादा हैं वो आमतौर पर तेल होते हैं, और तेल हमें आमतौर पर कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं। मैंने मिसालें दी, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है सर। 16 कार्बन कैसे हैं बेटे? बुक पे बने हुए हैं, 25 नंबर पेज पे आप बना सकते हैं, ठीक है जी। ये सारे ऑयल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरी 2 बातें रह गई हैं कि जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि इनको ज़मीन अपनी तरफ खींचने की ताकत रखती है 0.8, और वाटर की होती है 1। इसीलिए वाटर नीचे आ जाता है और ऑयल वगैरह ऊपर आ जाते हैं। और आखिरी पॉइंट कि आमतौर पर लिपिड्स क्रिस्टलाइज नहीं होते, इनके क्रिस्टल नहीं निकलते। जब आप लैब में क्रिस्टल बनाए ना, तो लिपिड्स के क्रिस्टल नहीं बनते, शुगर्स के क्रिस्टल बनते हैं, साल्ट्स के बनते हैं, लेकिन लिपिड्स के आमतौर पर क्रिस्टल आमतौर पे नहीं बनते, स्पेसिफिक कंडीशन में बन सकते हैं, ठीक है। चलें, फैट्स और फैटी एसिड में डिफरेंस बता दें। फैट्स पूरे लिपिड का नाम है, यानी पूरे ट्राइग्लिसराइड का नाम फैट होगा, और फैटी एसिड फैट के अंदर होते हैं। फैटी एसिड फैट के अंदर होते हैं। 0.8 को समझाने के लिए मैं आपको एक बर्तन बना के दिखाता हूं। अगर ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आपने पानी भी डाल दिया, ऑयल भी डाल दिया, ऑयल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। तो पानी की जो वैल्यू होती है ग्रेविटी की वो 1.0 होती है, ऑयल की 0.8 होती है। ऑयल की कम, ऑयल ज़्यादा नीचे नहीं आता, पानी नीचे आ जाता है, ग्रेविटी उसको खींचती है। डेंसिटी के रिलेटिव होती है ये चीज़, ठीक है। घी सैचुरेटेड होता है, घी आमतौर पर ज़्यादा उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड चीज़ें फैटी एसिड्स की होती हैं, फैटी एसिड्स की, ठीक है। और फैटी एसिड्स अंदर होते हैं किसके? लिपिड्स के। तो फैटी एसिड्स को लिपिड्स के साथ मिक्स ना करें। तमाम लोग कमेंट करें, फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन लिपिड्स। सो लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड होते हैं, जिनको मैंने एक्सप्लेन किया, जिनकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है बच्चों। लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड होते हैं, मीन लिपिड्स फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। शान ऑयल सैचुरेटेड, बेटे शान ऑयल से पूछें जाके, ठीक है जी। तो ये याद कर लें, फैटी एसिड लिपिड्स में होते हैं। तमाम लोग लिखें, याद हो जाएगा, ठीक है। आखिरी चीज थी, मैंने बता दी, फैटी एसिड्स लिपिड्स के अंदर होते हैं, फैट्स के अंदर होते हैं, ऑयल के अंदर होते हैं, ठीक है जी। जितनी भी मिसालें लिपिड्स की हैं उन सब के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। मेरा ख्याल है अब आप फैटी एसिड्स के साथ फैट्स को मिक्स नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट लेक्चर के बाद रिव्यूज़ भी अपलोड करेंगे। और जिनको समझ आई है वो भी बच्चे क्या करते हैं, 2 रिव्यू अपलोड कर देते हैं, 2 स्टार लिख देते हैं, वेल डन सर, और स्टार 2 स्टार देख लिया करें। अगर समझ आई है तो पूरे दिया करें, नहीं तो जितने मर्जी दे दें, ठीक है बच्चों। इस बात का ध्यान किया करें, बड़ी मेहनत होती है, वेल डन लिख के भी 2 स्टार लिख देते हैं ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो कल मुझसे आप आते ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कल आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और पूरे दुनिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जल्द जो है वो हमें इस वबा से निजात दे। आखिरी क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ऑयल अनसैचुरेटेड बेटे ऑयल में फैटी एसिड पूछेंगे कौन से हैं, मैंने बताया ऑयल में फैटी एसिड कौन से, तो ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलें जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।